आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। आशा करता हूं कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। कल हम लोगों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्केल 3 to 4 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। 25 क्वेश्चन कल डिस्कस किए थे। कल एग्जामिनेशन हुआ था 23/11/2024 को। तो 23/11 को कल जो है आईडीबीआई का और सेंट्रल बैंक के एग्जामिनेशन हुए, जिनमें हम लोग कल 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं, ये हायर स्केल में जो साथी भाग ले रहे हैं उनके लिए ये मार्गदर्शन होगा। और ऐसे टॉपिक पर जाके वो चर्चा करेंगे या उसको पढ़ेंगे, तो उनके लिए अच्छी तैयारी हो जाएगी। जब भी हम रिकॉल क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं तो हमें एक ट्रेंड मिलता है, एक टॉपिक्स मिलता है, जिस पर हम लोग उसको पढ़ने लगते हैं और उसकी तैयारी करने लग जाते हैं। तो चलिए, कल से ये जो 25 क्वेश्चन था आज आगे बढ़ाते हैं और आज डिस्कस करते हैं उसके आगे सवालों पे। तो सवाल नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। तो कोई साथी जरा कंफर्म कर दे, जयदीप जी मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आवाज़ और ऑडियो वीडियो क्लियर है तो हम लोग सवालों पे यस चर्चा सर। करेंगे। यस सर। चलिए, बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं आप जयदीप जी। अच्छा लग रहा है डेली पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा समय निकाल के। यस सर, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि आपको बहुत सारे काम भी करने होते हैं और घर परिवार भी देखना होता है, सारी चीज़ों में वर्क और लाइफ में बैलेंस करते हुए अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकाल लीजिए पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। मैं तो बोलता हूँ 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा स्टडी करने के लिए रख दीजिए और आनंद मन से पढ़िए। और ऐसे करते करते 365 डेज में आपको बहुत सारे ज्ञान अर्जन हो जाएंगे। जैसा कि जयदीप जी काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, तो जयदीप जी कुछ तो आपको डेली अपडेट होता रहता है ना, आपको नॉलेज मिलता रहता है ना सेशन में। जी सर, मैं अगर नाइट सेशन नहीं ज्वाइन करता तो सुबह मैं जॉब पे जाता हूँ ना, तो 1 घंटा ड्राइविंग करता हूँ तो आपका रिकॉर्डेड सेशन सुनता हूँ तो उससे कुछ फायदा होता है, आपको नया कुछ जानकारी मिल जाता है ना। मैं। यस सर, यस। चलिए बहुत बढ़िया। तो आज भी कुछ ऐसी नई जानकारी मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएफसी इन यूपीआई पेमेंट? तो यहाँ पर यूपीआई पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट में ये बोला गया है, जैसे कार्ड पेमेंट करते हैं डिजिटल पेमेंट में, वहाँ पर एनएफसी एक होता है। इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। एनएफसी का फुल फॉर्म होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मतलब वायरलेस पेमेंट जो करते हैं ना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो इसको बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म, और उसमें भी एफ का फुल फॉर्म पूछा था। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, तो एफ का मतलब होगा फील्ड। तो नज़दीक में वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से जो पेमेंट होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन के आधार पर पेमेंट करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या है। ए नॉन रेसिडेंट कैन इन्वेस्ट इन एन इंडिया इंडियन कंपनी शेयर और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट सब्जेक्ट टू सेक्टोरियल कैप्स। देर आर टू रूट्स फॉर एफडीआई। फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो दो तरीके से हैं। एक है ऑटोमेटिक रूट, जहां पर नो प्रियर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज रिक्वायर्ड। तो उसमें पूछा था दो रूट हैं जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उसमें बोला गया है कि दूसरा रूट क्या है। तो जयदीप जी इसको कभी सुने हैं आपने कि दो रूट है, एक ऑटोमेटिक रूट है और एक जो है फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके दो रूट होते हैं। कोई भी पर्सन इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसके लिए दो तरह के रूट दिए गए हैं। एक रूट है ऑटोमेटिक रूट, जिसमें कोई भी अप्रूवल नहीं चाहिए, इसमें सेकंड रूट मांगा गया है। तो जयदीप जी कभी सुना है ये वाला रूट? सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा। हाँ। तो एक रूट है गवर्नमेंट रूट, एक रूट है ऑटोमेटिक रूट और एक रूट है गवर्नमेंट रूट। प्रियर अप्रूवल लेना पड़ता है गवर्नमेंट से इसमें, और एक ऑटोमेटिक में प्रियर अप्रूवल की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक से भी उसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो दो तरह के रूट है, तो एक रूट दिया था, दूसरा रूट आपको लगाना था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एज पर वैल्यूएशन पॉलिसी, वैल्यूअर ऑफ एग्रीकल्चर लैंड और टू हैव नॉलेज ऑफ फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन पॉलिसी के अनुसार जो भी वैल्यूअर होगा एग्रीकल्चर लैंड के बारे में, उसको वैल्यूअर लगाए हैं तो उसको क्या क्या जानकारी जो है होनी चाहिए, ये दिया गया था।
और 5 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से फिर दिया गया था कि A B C सही है, A B C D सही है, B C D सही है, इस तरह का ऑप्शन था। तो जो भी एग्रीकल्चर के लिए जो वेल्यूअर होंगे, उनको उनके बारे में क्या क्या जानकारी होगी, प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन क्या क्या है, कॉस्ट, प्राइस, वैल्यू, वर्थ, वेरियस टाइप ऑफ वैल्यू, वैल्यू एलिमेंट, इंग्रेडिएंट्स, करेक्टरिस्टिक्स, एन्युटीज, कैपिटलाइजेशन, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन, रिडम्पशन ऑफ कैपिटल, थ्री अप्रोचेस, इनकम, मार्केट एंड कॉस्ट, लॉ एप्लीकेबल टू एग्रीकल्चर लैंड। ये इतने चीज़ों के बारे में उसको जो है नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव भी था, तो ऑल ऑफ द एबव में भी टिक लगा सकते थे। 1 मिनट थोड़ा प्रतीक्षा करिएगा। तो ये कंडीशन है, मतलब ये जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं ये 3 to 4 के हैं। तो आप ये जो पॉलिसी से सवाल आया, इस पॉलिसी को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर पंजाब नेशनल बैंक के साथी हैं, हायर स्किल में जा रहे हैं, और हमारे दूसरे बैंक के साथी हैं जो हायर स्किल में जाएंगे, तो उनको ये टॉपिक पढ़ना होगा। जैसे कि 3 to 4 में 5 पॉलिसी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी, एक है क्रेडिट पॉलिसी, एक है स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, एक है रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी, और एक है रिकवरी पॉलिसी और OTS पॉलिसी। ये 5 पॉलिसी जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और एक होता है बैलेंस शीट एनालिसिस और रेशियो एनालिसिस, और CMA डाटा, जो उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी होने चाहिए, जिसमें कि वर्किंग कैपिटल जानना है, निकालना है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो निकालना है, नेट वर्किंग कैपिटल निकालना है, उसका मैक्सिमम परमिशिबल फाइनेंस कितना होगा, उसकी लिमिट कितनी कैलकुलेशन करेंगे, ड्राइंग पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोविजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके भी सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं आपकी स्क्रीन पर। विच इज द करेक्ट फीचर एज पर वीडियो केवाईसी पॉलिसी ऑफ बैंक। बैंक का एक वीडियो केवाईसी पॉलिसी है, जिसके माध्यम से वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक जो है अपना री केवाईसी कर सकते हैं, या केवाईसी नहीं है तो केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बारे में फीचर्स दिए गए, और उस फीचर्स में से कौन सा सही है, वो फीचर को टिक लगाना था। और उनमें से मल्टीपल चीज़ें सही हैं, मैं सही थी, मल्टीपल चीज़ें सही थी, उनको टिक लगाना है। तो वो ऑप्शन को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कितनी मल्टीपल चीज़ें जो है आपको चेक करना है। तो यहाँ पर वीडियो केवाईसी के बारे में देखिए क्या क्या फीचर्स बैंक ने डेवलप किया है। ड्यूरिंग द वीडियो इंटरेक्शन कस्टमर मस्ट इंश्योर दैट देयर बैकग्राउंड इज क्लियर विथ एम्पल लाइट, दैट नेटवर्क कनेक्टिविटी इज स्टेबल, ये भी उसमें ऑप्शन में था। द बैंक ऑफिशियल विल रिकॉर्ड द वीडियो एंड टेक फोटोग्राफ सेल्फी, ये भी ऑप्शन में था। The live signature photograph capture will be accepted as the specimen signature and photo of the customer, and same will be uploaded in CBS, ये भी ऑप्शन था उसमें। Live location of the customer geotagging shall be captured to ensure that customer is physically present in India, ये भी ऑप्शन था उसमें। और liveliness check will be carried out in order to guard against spoofing, spoofing and such other fraudulent मैनिपुलेशन। तो ये सारे ऑप्शन थे। ऑल ऑफ द एबव भी था। ऑल ऑफ द एबव इसका सही आंसर था इस क्वेश्चन में। द नेटवर्किंग कैपिटल मीन्स, नेटवर्किंग कैपिटल के बारे में सवाल था। और ये मीन्स वाला सवाल नहीं था, ये सवाल था नेटवर्किंग कैपिटल निकालने वाला सवाल था। तो नेटवर्किंग कैपिटल जो है निकालने वाला सवाल था, उसमें न्यूमेरिकल सवाल थे, उसमें सारे CMA डाटा दिए थे, और उसमें नेटवर्किंग निकालने का था। तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को माइनस करके ऑप्शन जो है उसमें दिए गए थे। और वहाँ पर कैलकुलेटर की सुविधा भी स्क्रीन पर, जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे, पंकज जी हैं पंजाब नेशनल बैंक से, तो स्क्रीन पर जी जब, सर। तो आपको एक छोटा सा कैलकुलेटर भी मिलेगा, उस कैलकुलेटर को क्लिक करके आप ना वहाँ पर कैलकुलेट करके निकालेंगे। हायर स्केल के लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक स्केल 1 2 तक उतने न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, 2 से 3 में कुछ आ सकते हैं, और 3 से 4 में तो आते ही हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND पावर इज एज, मतलब जो डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होंगे,
FIU, उनका पावर किसके बराबर है? तो पंकज जी ये जरा जरूर पढ़ लीजिएगा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस जो यूनिट का। इनके डायरेक्टर का जो पावर होता है, एज ए सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये एज सच ऐसे ही आया था। उसमें आया था कि और क्या क्या ऑप्शन आएंगे अलग अलग उसमें। तो यहाँ पर सेम पावर एज ए सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो ये डायरेक्टर जो FIU के होंगे उनको पावर होगा सिविल कोड अंडर सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के बराबर पावर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। द इंटरनल ओम्बुड्समैन शेल नॉट बी ओवर हाउ मच ईयर्स ऑफ एज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ दिस द टेन्योर? सर मतलब 70 है। हाँ, जो इंटरनल ओम्बुड्समैन होंगे वो किस रैंक से कम नहीं होने चाहिए पंकज जी? सर ये CGM यानी GM से कम नहीं होना चाहिए, स्किल GM से 7। कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। GM से कम नहीं होना चाहिए। और जो NBFC के लिए होते हैं वो DGM से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बैंकों के लिए जो है वो GM से कम नहीं होना चाहिए इंटरनल ओम्बुड्समैन। और इनके लिए कहा गया है कि जो भी कंप्लेंट ग्रीवेंसेस आप पार्शियली रिजेक्ट कर रहे हैं या फुली रिजेक्ट कर रहे हैं, उनसे वेटिंग होने के बाद ही उनको रिप्लाई जानी चाहिए, ताकि उसके साथ न्याय हो पाए और बैंक जो की सर्विस डेफिशिएंसी ऑब्जर्व नहीं हुई है वो वेटिंग हो जाए। तो यहाँ पर इनकी एज कही गई है 70 ईयर मैक्सिमम एज होनी चाहिए जब वो उसका टेन्योर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो इंटरनल ओम्बुड्समैन की मैक्सिमम एज है 70 ईयर होनी चाहिए। इसमें सर PNO सर भेजता है IO को हाँ, 20 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट। ठीक है। तो आप क्या करना, अपने बैंक की जो इंटरनल ओम्बुड्समैन की पॉलिसी है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका संदेशा ये है। द जी जी। वेरियस फिनटेक सॉल्यूशन कैन बी कैटेगराइज इन द फॉलोइंग कोर एरियाज। फिनटेक सॉल्यूशन जो आपके हैं, तो उनसे जी जो कोर एरिया में जो कैटेगराई दिया गया है उनके बारे में सवाल था और उसके ऑप्शन दिए गए थे। उनमें से देखना है कि क्या क्या फिनटेक सॉल्यूशन आपके यहाँ कैटेगराइज किया गया है। तो इसमें देखिए, पेमेंट्स, क्लियरिंग, सेटलमेंट, मोबाइल एंड वेब बेस्ड पेमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड ये होगा। लेजर, डिपॉजिट लेंडिंग, कैपिटल रेजिंग, दूसरा भी होगा। फंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। इनमें से सारे। एक ऑप्शन गलत था, है ना। तो एक ऑप्शन गलत था, तो उनमें से फिर इन ऑप्शन में से जो जो सही है वो आपको टिक लगाने थे। तो इसमें मार्केट प्रोविजनिंग, स्मार्ट कॉन्टेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग, ई एग्रीगेटर भी था, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रोबो एडवाइस, स्मार्ट कॉन्टेक्ट, ई ट्रेडिंग, डाटा एनालिटिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स। ये सारी चीज़ें थीं। उनमें से एक गलत भी था, उसको अलग करना था और टिक लगाना था। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो सारे सही हैं, ये कैटेगराइज सही हैं। तो आप फिनटेक सॉल्यूशन से जुड़े हुए कुछ होंगे आपके बैंक के पॉलिसी, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल एक सेम पॉलिसी से पूछा गया था, स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी से पूछा गया था। सवाल क्लियर नहीं दिया साथी ने। तो मैं जैसे बताया कि अभी जैसे पंकज जी 3 to 4 में जा रहे हैं, तो उनको स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट पॉलिसी, क्रेडिट मॉनिटरिंग पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी, रिकवरी पॉलिसी, और जो इंगेजमेंट पॉलिसी होता है ना, जैसे कि वेल्यूअर इंगेज करते हैं, आर्किटेक्ट इंगेज करते हैं, इनको जरा पढ़ना पड़ेगा। या इंटरनल ओम्बुड्समैन इंगेज करते हैं तो इनको पढ़ना, डिटेक्टिव एजेंसी इंगेज करते हैं, इनको जरूर पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। इन केस CIC स्कोर ऑफ द बोरोवर guarantor as per CIC report consumer is less than benchmark 700 to 650, proposal may be sanctioned by ZS सर। मतलब इसमें रिलैक्सेशन के बारे में पूछा गया कि जोनल हेड के द्वारा जो CIC बॉरोवर के होंगे उनमें कितना रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। मैंडेटरी तो सिविल जो CIC रिपोर्ट 700 है, और इसमें जो और चीज़ें हैं जैसे कि इक्विफैक्स वगैरह 650 है। तो इनको कहा गया कि कितना इसको कम किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या मैंडेटरी है इनके लिए। देखिए यहाँ पर देखिए, ट्रांस यूनियन सिविल 700 होना चाहिए मिनिमम, एक्सपीरियंस 700 होना चाहिए, इक्विफैक्स 700 होना चाहिए, क्रिप 5 मार्क्स 650 होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। लेकिन सवाल ये नहीं था कि क्या मैंडेटरी है, उन्होंने कहा था कि जोनल हेड जो सर हैं वो कितना इसको कम कर सकते हैं।
तो ट्रांस यूनियन सिविल 700 मिनिमम होना चाहिए, एक्सपीरियंस 700 होना चाहिए, इक्विफैक्स 700 होना चाहिए, क्री 5 मार्क्स 650 होना चाहिए, और रिलैक्सेशन जो है सिविल 700 का 675 होना चाहिए, और क्री 5 मार्क्स का 625 कर सकते हैं जोनल हेड सर। वर्टिकल हेड जो जो है 650 तक कर सकते हैं, 650 तक कर सकते हैं। और इसको 25 25 पॉइंट कम कर सकते थे, 25 बेसिस हाँ पॉइंट। 25 बेसिस पॉइंट कम कर सकते हैं। तो जेडएस सर का पूछा था, तो आप 25 बेसिस पॉइंट कम कर दीजिए। ये है रिलैक्सेशन पूछा था सीआईसी में। तो अब हमको हिंट मिलता है कि सीआईसी में जाके देख लेंगे, याद कर लेंगे कि मिनिमम सीआईसी क्रेडिट पॉलिसी में कितना दिया है, और उनके रिलैक्सेशन या जो कम उनको छूट दे सकते हैं उसमें जोनल हेड का और वर्टिकल जीएम का आप देख लीजिएगा, तो आपका काम बन जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, क्राइटेरिया फॉर इम्पेनलमेंट ऑफ वेल्यूअर वैल्यूएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग रियल इस्टेट। देखिए वहां पर भी वैल्यूएशन पॉलिसी से सवाल पूछा था कि एग्रीकल्चर लैंड के लिए जो वेल्यूअर है उसको क्या क्या ज्ञान होना चाहिए। अभी क्राइटेरिया पूछ दिया इम्पेनलमेंट ऑफ वेल्यूअर जो लैंड बिल्डिंग के लिए करता है उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी है। तो 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ रियल इस्टेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट। तो सिर्फ एक ऑप्शन नहीं था इसमें, साथियों ने बताया इसमें 3 4 ऑप्शन और थे, तो उनमें से कोई सा गलत था, तो जो जो सही थे उनको टिक लगाना था। जैसे ए सही था, बी सही था, सी गलत था, डी सही था, ई सही था, तो ऐसे करके दो जो गलत थे उनको छोड़ के बाकी को टिक लगाना था, इस तरह के थे। तो मतलब आपको ये हिंट देता है कि आप जो इम्पेनलमेंट वैल्यूअर्स के हैं वैल्यूएशन पॉलिसी में उनको देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ें उनमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप उस वैल्यूअर को नियुक्त करेंगे, क्या क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो यहाँ तो सिर्फ एक ही एक्सपीरियंस लिख पाए, आप पॉलिसी में जाके देख लीजिएगा। जैसे कि इन पॉलिसी में और भी चीज़ें होंगी, तो आप उसको जब देखेंगे तो आपको याद आएगा। तो आपने पढ़ा वैल्यूएशन पॉलिसी, पंकज जी पढ़ लिया जी जी पॉलिसी? जी सर, पढ़िए सर। तो आप उसको जरा देख लीजिएगा क्या क्या कंडीशन है उसमें। अभी तो फिलहाल यहाँ पर एक ही हम लोग कंडीशन लिखे हैं, आप पॉलिसी देखिए एक बार और देख लीजिएगा। अगला सवाल जी आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर दो क्वेश्चन आए थे एफआरएम पॉलिसी, एफआरएम मतलब फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी से दो क्वेश्चन आए थे। अब क्वेश्चन क्लियर नहीं है इसलिए डिस्कस नहीं करना है, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी को जरूर पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ। वन क्वेश्चन फ्रॉम द साइज ऑफ बैलेंस शीट, ये क्वेश्चन आया था साइज ऑफ बैलेंस शीट। ये क्या आया था कि पंकज जी एक बैलेंस शीट के सारे डाटा दिए गए थे कैसे, जी। कैपिटल कितना है, रिजर्व प्लस हम्म, सरप्लस कितना है, और उसका डेट कितना है, रिसोर्सेस मतलब लोन कहीं से लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटी है कितना है, करंट लाइबिलिटी कितना है, वो सब दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस दिया गया है, इंटेंजिबल एसेट दिया गया है, और करंट एसेट दिया गया है। आपको बैलेंस शीट का साइज बताना है, मतलब नीचे जोड़ के जो है आपको उसमें टोटल करना है। तो ये जो है मतलब सर किसी भी एक साइड को जोड़ के उसका टोटल लिख देंगे तो वो उसका साइज हो जाएगा। तो आप क्या करो, ऐसे रही लाइबिलिटी। तो कुछ कुछ चीज़ें डबल डबल दी गई थी, तो आप टोटल करोगे, लाइबिलिटी साइड तो टोटल करके देख लो, और एसेट साइड भी टोटल, दोनों टैली हो जाता था। तो ये क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल जैसा था, मतलब एसेट साइड भी टोटल कर दो और लाइबिलिटी सर ये साइड। पूरी पूरी सर टेबल बना के दे रहे हैं या फिर लैंग्वेज में लिख टेबल करके दे देते हैं? टेबल 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 बना के टेबल। एसेट साइड टेबल नहीं, आता। देखो दो तरह की बात है, एक तो ऐसे लाइन से दिया था जिसमें आपको ढूंढना है कि ये एसेट साइड है कि लाइबिलिटी साइड का है, लेकिन कई में टेबल भी बना के दिया है एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ऐसा टेबल बना के नहीं दिया था, इस वाले में टेबल नहीं, सीक्वेंस से दिया गया था। आपको सेलेक्ट करके उसको ले जाना है, लाइबिलिटी साइड है कि एसेट साइड है, तभी तो टोटल साइज मांगा है। ठीक है। सर ये तो सर टाइम टेकिंग काफी हो जाता है, फिर टाइम टाइम ही टेकिंग, खत्म कर देंगे। एक क्वेश्चंस को मान लीजिए 100 क्वेश्चन के लिए आपको 80 मिनट दिया जाता है। ठीक है, सौ हम्म। क्वेश्चन को 80 मिनट दिया जाता है। अब आपको अगर 1 मिनट सर लगा रहे हो तो आप पूरे सवाल नहीं कर पाओगे, तो आपको सर फिर 120 मिनट मिल रहे हैं या फिर वो मिल रहे हैं सर, 80 मिनट मिल 80 रहे हैं? 80 मिनट में, 80 मिनट सर। हाँ 100 और कम क्वेश्चन, हो गए। 100 क्वेश्चन 80 मिनट्स। इसीलिए 30 सेकेंड, हम लोग जब यहाँ डिस्कशन करते हैं तो लंबा डिस्कशन करते हैं, एक क्वेश्चन पे 3 से 4 मिनट डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको वहाँ 30 मिनट्स में करके आगे बढ़ना है, नहीं तो पूरे सवाल नहीं कर पाओगे कभी भी, है ना। तो हाँ इतना समय हाँ नहीं, सर। 30 to 40 सेकेंड लगा के क्लिक करके चलना है, और उसको भले आप रिव्यू करके रख दो तो चलेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एनईएफटी फैसिलिटी ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, किसके द्वारा किया जाता है एनईएफटी फैसिलिटी जो है, कौन ऑपरेट करता है।
और ओन करता है। एंड एनईएफटी आरबीआई। और आरटीजीएस जो है, मैंने बताया था ना उस दिन डिजिटल में, एनईएफटी और आरटीजीएस जो आरबीआई द्वारा किया जाता है। बाकी जो यूपीआई और जो ईपीएस वगैरह एनपीसीआई करता है। और जो मनी मार्केट से रिलेटेड है वो सीसीआईएल करता है। ये तीन चीजें मैंने आपको उस दिन बताई थी। जी। आप सेशन में थे ना उस दिन डिजिटल प्रोडक्ट में। जी सर। जी अगला सर जी। सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। प्रोसीजर फॉर क्लासिफाइंग एन अकाउंट एज ए रेड फ्लैग अकाउंट एंड फर्दर देयर अपॉन। रेड फ्लैग अकाउंट के बारे में पूछा गया। रेड फ्लैग अकाउंट को क्लासिफाई, किसी भी अकाउंट को अगर उसमें कोई अर्ली वार्निंग सिग्नल एक से ज़्यादा आता है तो रेड फ्लैग अकाउंट के क्लासिफिकेशन किए जाते हैं। उसमें प्रोसीजर पूछा गया था कि क्या करोगे, और कंडीशन दिए गए थे। फिर उसके बाद उसमें टाइमलाइन बोला गया था कि इफ़ नो एलिमेंट ऑफ फ्रॉड इज ऑब्जर्व, अगर फ्रॉड ऑब्जर्व नहीं है, प्रपोजल फॉर लिफ्टिंग द रेड फ्लैग अकाउंट हैज़ टू बी सबमिटेड by the branch within 15 days of forensic audit report to fraud monitoring जो ग्रुप है, credit monitoring department central office, the coordinator of FMG will convene the meeting of FMG within 7 days of receipt of proposal. The red flagging of the account will be lifted in Crelik portal within a period of 7 days after the decision of FMG. तो यहाँ पर इसमें बोला गया था कि अगर इस ऐसा कंडीशन है तो एक्शन क्या होगा। द FRMC will put the proposal before the competent authority within 10 days and the complete decision will be within 6 मंथ। और ये 30 डेज में हो जाना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में 6 मंथ के अंदर ये डिसीजन हो जाना चाहिए, इस तरह का था। तो रेड फ्लैग अकाउंट क्लासिफाई करने के लिए प्रोसीजर बताया गया, तो आप लोग उसको जरा जाके देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या क्रोनोलॉजी है, क्या प्रोसीजर है रेड फ्लैग अकाउंट को क्लासिफाई करने के लिए, रिपोर्ट करने के लिए क्रिलिक में। रेड फ्लैग का जो क्राइटेरिया होता है वो 50 करोड़ से ऊपर के एंड होते अब हैं, एबव। और उसमें अगर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आते हैं तो उसकी भी थ्रेशोल्ड लिमिट है, अपने अपने पॉलिसी में जाके आप देख लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। इन सेंट मॉर्गेज बिजनेस, इन केस ऑफ रूरल ब्रांचेस, फॉर एप्लीकेशन विद ग्रॉस मंथली इनकम ओवर 75,000, and in case of urban and metro branches for application with gross monthly income of rupees 1 lakh, total deduction on the account existing borrower and other statutory due is including the EMI a proposed term loan should not exceed how much percentage of gross monthly income of the borrowers। यहाँ पर देखिए इतना सारा चीजें डाल देता है, सवाल पढ़ने में समय लग जाता है। सीधा बोल रहा है सेंट मॉर्गेज बिजनेस है, रूरल ब्रांच के द्वारा ये एप्लीकेशन आता है, तो रूरल ब्रांच में उसका जो ग्रॉस मंथली इनकम 75,000 से ऊपर होना चाहिए तब होगा। और उसमें बोल रहा है रूरल है तो टोटल जो डिडक्शन होगा वो कितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए ग्रॉस मंथली इनकम के बराबर का। तो नॉर्मली सेंट मॉर्गेज बिजनेस में अर्बन सेमी अर्बन वगैरह में 50% का होता है, लेकिन रूरल में ये 10% बढ़ा देता है, तो ये 60% हो सकता है रूरल में। तो ये कंडीशन पूछा गया था। तो आप देख लो पंकज जी कितना डीपली पूछा है ना। जी सर। और ये भी ना वो सबसे, उस पॉलिसी को पढ़ोगे तो उस पॉलिसी में सबसे नीचे में आता है ये, शुरू में पॉलिसी में नहीं आता है। मतलब ये एकदम एक नीचे कंडीशन में आता है, रिलैक्सेशन में आता है, वो रिलैक्सेशन के लिए आता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। अकॉर्डिंग टू आरबीआई सर्कुलर फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट, ग्रीन डिपॉजिट। द द प्रोसीड्स इज फॉर एलिजिबल फॉर एलोकेशन अंडर व्हिच कैटेगरी। तो इसको ग्रीन डिपॉजिट जो है वो क्या है, एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी। प्रोजेक्ट के लिए होते हैं। तो ये एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट या जो एनवायरमेंटल जो पार्टनर होते हैं उनके रिलेटेड है, तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया। जी सर। हाँ सर, 10 लाख रुपए तक तो सभी जितने भी हम लोन करेंगे उन सबको ग्रीन डिपॉजिट बोल देंगे, यस मतलब यस। ग्रीन फाइनेंसिंग बोल देंगे। हम्म है ना। और 10 लाख से ऊपर 25 लाख 25 करोड़ तक होता है, तो उसमें हम्म। से अलग अलग क्राइटेरिया है कि 10 10 लाख से ऊपर 10 करोड़ तक उसमें कुछ कंडीशंस हैं, तब वो उसमें माना जाएगा। और 10 करोड़ से ऊपर 25 करोड़ तक अगर होगा तो उसमें कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, उसके बाद उसको ग्रीन डिपॉजिट या ग्रीन एडवांस माना जाएगा। हाँ, 7.5 करोड़ तक का एक होता है बेसल, उसके नाम से हिसाब से, क्योंकि वो रिटेल कैटेगरी में आता है ना। तो वो जी। ग्रीन डिपॉजिट में क्या होता है कि जैसे क्वांटम ऑफ फाइनेंस जो कि आपके बैंक का अलग होगा, यहाँ पर जो पॉलिसी यहाँ पर दिया नहीं, वो है सर, रिटेल पोर्टफोलियो में 7.5 ही है सर। 7.5 करोड़ है। और उसको एनर्जी सेंट एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम से, इनका ये एमएसएमई का नया स्कीम है।
इसमें जो है 10 लाख से लेके 7.5 करोड़ है। ये इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंसी मेजरमेंट रिप्लेसमेंट अपग्रेडेशन ऑफ ओल्ड प्लान मशीनरी इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ों के लिए देंगे। एनर्जी एफिशिएंसी इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखा जाएगा। और इसमें जो चीज़ें हैं उसको एनर्जी सेविंग एफिशिएंसी स्कीम्स के रूप में दिया जाता है। और ज़्यादातर जो एनर्जी सर्विस कंपनीज हैं उनके लिए भी ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये नया स्कीम्स है, इसको जो है इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखते हैं। ईएसजी पॉलिसी हेल्प्स कंपनी आइडेंटिफाइड एंड मिटिगेट। ईएसजी पॉलिसी जो है वो क्या कंपनी उसको आइडेंटिफाई मिटिगेट करता है, इसके लिए आप लोग जरूर कुछ। इन्वायरमेंटल होगा सर। हाँ, इन्वायरमेंटल इन्वा रिलेटेड आप ऑप्शन देखेंगे तो जरूर बना लेंगे कि ये जो मिटिगेट करता है इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नमेंट रिस्क दैट कुड इम्पैक्ट देयर ऑपरेशन और रेपुटेशन। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल देख के आप सही इसको कर लेंगे, क्योंकि इन्वायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस गवर्नेंस। चीज़ें हैं ये पॉलिसी हेल्प करता है। और इसके बारे में सभी जो स्टाफ सदस्यों को ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और उसको तैयार किया जा रहा है। सर हमारे यहाँ पे सर टीईबी पॉलिसी के नाम से इसको रखा गया है। टेक्निकल इकोनॉमिकल वायबिलिटी। 20 करोड़ से ऊपर करते हैं फ्रेश और एग्जिस्टेंस के लिए, और 40 करोड़ से ऊपर करते हैं अगर उसमें एनहेंसमेंट वगैरह कुछ कर रहे हैं। ठीक। एक क्वेश्चन आया था जो सेंट राइस मिल से जुड़ा हुआ, लेकिन क्वेश्चन क्या था वो साथियों ने क्लियर नहीं किया, इसलिए राइस मिल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, स्कीम है। तो क्या क्वेश्चन आया था वो देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन आया था डीएससीआर कैलकुलेशन। जब भी हम टर्म लोन सेंक्शन करते हैं तो वहाँ पर डीएससीआर जो डेट सर्विस कवरेज रेशियो है ये कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये वो क्षमता दिखाता है कि वो अपने टर्म लोन के ईएमआई को कैसे पटाएगा। तो यहाँ पर उसका जो है फॉर्मूला आपको याद होगा तो वहाँ कैलकुलेटर लगा के आप चीज़ें बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें दी गई थी। डेट सर्विस कवरेज रेशियो में EBITDA डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होता है। और ये जो EBIT इसका फुल फॉर्म आप जानते हैं ना पंकज जी? सर हमने सर इसको ऐसा याद कर रखा है। हाँ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाँ, प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। बहुत ये है सर बढ़िया। इसका। ये फॉर्मूला ये सही है। और इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है जी जी EBITDA का। अर्निंग जी बिफोर सर। इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोटाइजेशन। और जो आप फार्मूला बताएं वो भी इजी है याद करने के लिए। और हाँ वो मैंने फार्मूला, वही याद कर रखा है। तो आप उसको वो सारे फिगर दिए हुए थे, आपको कैलकुलेटर चला के कैलकुलेशन करना था कि डेट सर्विस कवरेज रेशियो कितना है। ठीक है। हाँ सर ये दो दो से कम नहीं होना चाहिए, मतलब हाँ, आइडियल जो है ना 2:1 को आइडियल मानते हैं। तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेट करके आप उसमें बता दीजिए। अगला सवाल आया था होल्डिंग पीरियड ऑफ स्टॉक इन प्रोसेस। क्योंकि ये 3 to 4 में जाते हैं छः तो 6 महीने होना चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी और ये सारी चीज़ों में जो है पूछता है। और ये भी फिगर दिया हुआ था, कैलकुलेट करना था आपको, फार्मूला दिया ओ हुआ है और उसमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए सर मैंने सर बहुत सारे फार्मूला सर दिया। फॉर्मूला देख के चक्कर आ गए सर। यहाँ पर एक एक फार्मूला का क्वेश्चन था, फार्मूला तो बहुत सारा है, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इन डेज, लेकिन यहाँ पर स्टॉक प्रोसेस होल्डिंग पीरियड इन डेज था। और इसमें एवरेज स्टॉक इन प्रोसेस लेवल डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंटू 365 सेकंड नंबर फार्मूला यहाँ पर लगेगा। हालांकि मैंने और अदर फार्मूला भी लगा दिया, जैसे कि हम्म। इसी एग्जामिनेशन में डेट कलेक्शन पीरियड भी पूछा गया था। इसमें हम्म। रिसीवेबल दिया गया था, सेल्स दिया गया था और उसको डेट कलेक्शन पीरियड मांगा गया था। रिसीवेबल दिया था 80 लाख, सेल्स दिया था 480, और उसको डेट कलेक्शन पीरियड मंथ में पूछा गया था। दिन में तो पूछता तो 12 का कर दें। 5 डे और 12। तो 80 डिवाइडेड बाई 480 6 आता है, 6 और 12 2 महीना डेट कलेक्शन पीरियड टिक लग जाएगा। स्टॉक प्रोसेस स्टॉक इन प्रोसेस हॉलीडे पीरियड पूछा गया था। एवरेज स्टॉक प्रोसेस लेवल दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ था, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आ जाएगा। तो ये फार्मूला है, चीज़ें आपको पढ़नी है और याद करनी है। एक क्वेश्चन आया था बिजनेस कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। उसमें बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान में अगर कोई डिजास्टर हो जाता है तो वो कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ था वो। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो जी। हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान है तो उसको देख लीजिएगा। उसकी जोनल ऑफिस लेवल पे कितने दिन में मीटिंग होती है, सेंट्रल ऑफिस लेवल पे कितने मीटिंग होती है, मॉक ड्रिल कब होता है, और अगर कोई ऐसी बात हो गई तो कितने दिन में वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, 2 दिन या 3 दिन ऐसा कुछ है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा।
तो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान कर लीजिएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये पॉलिसी आप अपना भेज दीजिएगा, तो हम लोग उस पर डिस्कस भी कर लेंगे, शॉर्ट एंड स्वीट, उसमें से 3-4 क्वेश्चन हम निकाल लेंगे। ठीक है पंकज। जी सर। जी सर। एक है इसको मॉडल ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सेंट एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स के बारे में पूछा गया था। इसको मॉडल मतलब क्या है, एनर्जी सर्विस कंपनीज जो होते हैं उनको अगर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए सेंट एनर्जी एफिशिएंसी स्कीम्स में जो लोन दिया जाता है तो उनके लिए पूछा गया था। और इतने सारे ऑप्शन थे, उनमें से ढूंढना था कौन सा ऑप्शन सही है, कितने ऑप्शन सही हैं। तो ये तो आपको डीप स्टडी करके ही पता चलेगा। सेविंग मॉडल, उसमें इसको फाइनेंस द प्रोजेक्ट एंड नो इन्वेस्टमेंट वाज मेड फॉर द होस्ट कंपनी, मतलब जो होस्ट कंपनी है उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें मॉडल जो है उसको पूछा गया था कि कौन सा मॉडल जो है वो है इसमें ठीक ठाक है इसमें। तो डीम्ड सेविंग मॉडल, आउट सर्विस एनर्जी मैनेजमेंट मॉडल, और गारंटीड सेविंग मॉडल, और शेयर सेविंग मॉडल, ये जरा स्टडी करके आप पढ़ पाएंगे। ये एनर्जी एफिशिएंट स्कीम्स जो एनर्जी सर्विस कंपनीज को जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए फाइनेंस किया जाता है उसके बारे में डीप जानकारी इसको पूछा गया था। तो ये कुछ 48 क्वेश्चन ही हमारे साथियों ने अभी भेजा है। 50 क्वेश्चन भेजा था तो, और 2 क्वेश्चन जो हैं वो किसके हैं मैं बता दे रहा हूँ आपको कि उस दिन हम लोग 25 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, आज 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो उसमें जो 2 क्वेश्चन था, एक जेडएलसीसी के बारे में पूछा गया था कि जेडएलसीसी जेडएलसीसी। हुआ जो जोनल लेवल क्रेडिट कमेटी होता है उनमें कौन सा गाइडलाइन गलत है, मतलब गलत वाले को हटाना था उसको। ठीक है, वो पूछा गया था। फिर एक सवाल पूछा गया था आपका, और एक जो एनपीवी ओटीएस स्कीम्स होता है ना, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जी सर। प्रेजेंट वैल्यू, वो स्कीम्स के बारे में एक सवाल पूछा गया था। और एक सवाल पूछा गया था कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में, कंप्लायंस पॉलिसी के बारे में कि इनमें से कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीसीओ जो है नहीं दे सकता है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंप्लायंस पॉलिसी के तहत। चीफ कंप्लायंस जी। ऑफिसर होता है ना, वो ये हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीसीसीओ। ये सारा कंप्लायंस देखता है पूरा। ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर जो होता है पूरा हाँ, हमारे यहाँ का। सीसीओ बोलते हैं उसको, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। और वो जनरल मैनेजर रैंक के होते हैं, तो उनमें कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक सवाल पूछा था, एक तो मैंने बता दिया ना, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रेड फ्लैग अकाउंट बता दिया। और एक जो है, क्या छूट रहा है, 50, एक 51 हो गया। और एक का देखते हैं, आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, है ना, मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन। ये सर उसमें आती है ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ, तो मैंने इसलिए छोटा सा एक वीडियो अभी साझा कर दिया, उसको देख लीजिएगा, ब्रेक इवन पॉइंट उसका फार्मूला याद कर लीजिएगा, है ना। जी सर। जी सर। और एक है, एक सवाल और पूछा था ईज गाइडलाइन से कि ईज गाइडलाइन में एक्सेलेंस ऑफ कस्टमर सर्विस जो पॉइंट लिखा गया है उसका मतलब क्या है, एक्सेलेंस ऑफ कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है, ये पूछा गया था, है ना। हाँ। और एक पूछा गया था, जो लेंडिंग के मेथड्स हैं, वो ओवर शॉर्ट फाइनेंस, एमपीबी मेथड, मैक्सिमम हम्म। परमिसिबल फाइनेंस मेथड, है ना। जी सर। और जो आपका जो टर्नओवर मेथड है, इसके बारे में भी सवाल पूछा गया था। हाँ सर, मतलब न्यूमेरिकल था। हाँ, न्यूमेरिकल था। जी सर। और ग्रीन बॉन्ड जो डिपॉजिट होते हैं वो तो मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया। और एक था और एक क्या चीज़ था, इस एसजी के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। तो ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर और स्कीम एक से। और एक सवाल था कि कोई रिजोल्यूशन प्लान अगर वाइबल नहीं हुआ, रिजोल्यूशन प्लान होता है ना, स्ट्रेस एसेट हाँ। मैनेजमेंट, अगर मान लीजिए कोई बड़ा अकाउंट है, वो अगर उसका रिजोल्यूशन प्लान आया, कोई आरपी आया, और अगर जी। वो 365 दिन में भी रिजोल्यूशन वाइबल नहीं हुआ, वो जो प्लान आया है वो वाइबल नहीं हुआ, नहीं चल पाया, तो एडिशनल प्रोविजन कितना किया जाएगा, ये जरा चेक करके आपकी पॉलिसी में देखना। तो जी सर। ये रिजोल्यूशन ये भी एक था। और मैं बताऊं सर। हाँ, देख के बता दो, नहीं तो बाद में बता देना। अभी तो आप जी। लोग को मैं आइडिया दे दिया। और स्केल 1 से 2 के भी सवाल आ गए हैं, आईडीबीए के भी सवाल आ गए हैं, इतने सारे सवाल आ गए हैं, उनको बनाना पड़ेगा। और इन मीन वाइल आप जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिएगा, और फिर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे।
तो आज के सेशन में थोड़ा, अभी हमें कहीं जाना है, कहीं एक सर, मीट। टीजीबी का 2023 का जो सवाल है, मतलब स्केल वन से स्केल टू, वो मतलब मिल नहीं रहा है सर। कौन से बैंक का है? टीजीबी का सर। टीजीबी का मैं अभी देता हूँ, ग्रुप में देता हूँ, टीजीबी का है ना। सर हाँ सर, ये सर अगर 2023 का स्केल वन से स्केल टू। हाँ, इसके बाद क्या बोल रहे हैं? सर अगर ये स्लाइड्स अगर आप डाल देंगे सर, तो मैं फिर क्वेश्चंस को थोड़ा सा नोट कर लूंगा। हम्म। सर ये सर मतलब ये जो पेपर अभी हुआ है रिसेंट में, तो इससे सर चांसेस हैं हमारे बैंक में ही आने के लिए सर? बिल्कुल चांसेस हैं, बिल्कुल चांसेस हैं पूरे। देखिएगा आप, ये जो पढ़ के जो जा रहे हैं ना, आपको बहुत, आपको आपका एनर्जी बचाएगा, आपका टाइम बचाएगा। हूबहू सवाल आ सकते हैं हम, है ना। अच्छा, हूबहू भी आ जाते हैं सर? बस हूबहू आएंगे। और स्कीम्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, वो स्कीम अपने बैंक का देख लीजिएगा। अभी जो है मैं आपको वो जो हमारे साथी ने कहा, रिकॉल क्वेश्चन टीजीबी का डाल दूंगा ग्रुप में। प्लस अभी मुझे एक जगह जाना है, तो मैं थोड़ा जल्दी निकल रहा हूँ, आपकी इजाज़त चाहता हूँ। कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़िए जरा पंकज जी, स्क्रीन पर कुछ लिखा है। सर बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है, और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में बहुत बढ़िया। जो है। बीत गया, कुछ नहीं कर पाए, तो जाने दीजिए, उसको दिमाग से भी रहने दीजिए। लेकिन अभी तो है, वर्तमान में हमारे पास एक दिन तो है। और आज का दिन और कल का दिन हमारे पास है, तो आज अच्छा हम करेंगे तो कल हमारा दिन बन ही जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कुछ कल के दिन का नुकसान हो गया है, कुछ कमी रह गई, तो उसको मत कोसिए, उसको दिमाग में मत रखिए। अभी का समय है। जो भी थोड़ा दिशा निर्देश मिल रहा है, या जो भी चीज़ें सांकेतिक तौर पे आपको सूचना मिल रही है, उसको पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पढ़ ही लीजिए, थोड़ा सा बुलेट पॉइंट लिख लीजिए, फिर रिवीजन कर लीजिएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैं अभी आज से मतलब अभी थोड़ा जल्दी आपसे विदा ले रहा हूँ। फिर कल से लगातार पढ़ेंगे हम लोग। तो आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करता हूँ। आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर।